दोस्तों नमस्कार। अभी इन द लास्ट discussion we had discussed a brief introduction of the Indian Penal Code. We had learned इसके कितने चैप्टर हैं, इसमें कितने सेक्शंस हैं, whether there is any debate or any confusion or any controversies about some sections. Now in this class we will go ahead with the preamble of the Indian Penal Code. Preamble of the Indian Penal Code, it says where it is expedient to provide a general penal code for India. Preamble जो है वो ये कह रहा है कि ये हम पूरे इंडिया के लिए एक जर्नल पीनल कोड जो है वो यहां से प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। क्यों? टू स्टॉप क्राइम और ऐसे लोगों को जो लोग क्राइम करते हैं उनको पनिशमेंट के लिए और एक व्यवस्था को बनाने के लिए। इट इज एनेक्टेड एज follows. Crime and punishment. There are two things. जहां पे क्राइम है तो इसका मतलब पनिशमेंट भी उसका होगा, जो हमने if you remember in the classes of jurisprudence we had discussed the positive theory or analytical school which says that law is the command of the sovereign, and when there is a command there is sanctions. If someone is not following the command, so there are sanctions, and against those commands there will be punishment. The crime and punishments are the two different sides of the same coin. Punishment की जो theory है, this has to be understood very clearly, must fit the crime. पनिशमेंट जो है वो क्राइम के हिसाब से फिट होना चाहिए। ये ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। क्राइम करने वाला बचना भी नहीं चाहिए और उसके ऊपर एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए किसी तरह का। द नोशन ऑफ जस्ट डिजर्ट और द प्रिंसिपल ऑफ सेंटेंस प्रपोर्शनेट टू ऑफेंडर कल्पेबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आदमी क्राइम कर रहा है उसको जो सजा मिल रही है वो उसकी प्रपोर्शनेट ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका क्राइम बहुत बड़ा हो और उसको बहुत छोटी सी सजा के साथ छोड़ दिया जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसका क्राइम जो है बहुत कम हो और उसको सजा बहुत ज्यादा मिल जाए। लिहाजा जो क्राइम के प्रोपोर्शनेट ही सजा होनी चाहिए। जो हम लफ्ज अदालत का यूज करते हैं, जस्टिस का यूज करते हैं, उसका मतलब ही ये है कि वहां पर देयर हैज टू बी जस्टिस रिगार्डिंग, अगर कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो उस राइट को इस्टेब्लिश करना, दोबारा से उसको रीइंस्टेट करना, ये अदालत होगा। अगर कहीं पे क्राइम हो रहा है तो उस क्राइम के अगेंस्ट क्राइम करने वाले को, ऑफेंडर को उसके प्रपोर्शनेट सजा मिलना, ये इंसाफ होगा। तो यहां पर प्रीएम्बल जो है वो बिल्कुल क्लियर बात कर रहा है कि क्राइम है, पनिशमेंट है, बट पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द क्रिमिनल कल्पेबिलिटी। वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। which by passage of time becomes applicable to the criminal jurisprudence. It is now out of order to mention here that throughout the recorded history, there has not been a time when the crime and punishment have never been the subject of debate and difference of opinion. ये केस हुआ था हमारे यहाँ मोहम्मद आरिफ वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2014 में, जिसका फैसला आया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कभी ऐसा पूरी हिस्ट्री में आप जाएं, अब अगर आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल बैक की तरफ जाएं, जहां पे अगर आप इफ यू गो थ्रू द jurisprudence ऑफ like criminal jurisprudence, so you learned that
कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि क्राइम और पनिशमेंट इसके मामले में कभी डिबेट ना हुआ हो। ये हमेशा डिबेटेबल एक क्वेश्चन है कि क्या जो हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है कि क्राइम करने वाले को जो सजा मिली है वो हमेशा उसके प्रोपोर्शनेट मिली है, कम तो नहीं मिली, ज्यादा तो नहीं मिली। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है। एंड सी व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राफ्टिंग और राइटिंग दिस इंडियन पिनल कोड, और या कोई भी कोड जो क्रिमिनल कोड कहीं पे लिखा जा रहा है तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? इट इज टू इम्पोज एडिकेट जस्ट proportionate punishment which is commensurate with the gravity, nature of crime and the manner in which the offense is committed. अगेन ऑब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ये वही बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो हमने अभी पढ़ी थी कि यहां पर हमें इम्पोज करना है एडिकेट जस्ट, बस उतना ही, प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम विच इज कमेंसुरेट विद द ग्रेविटी। इसका भी वही मतलब है कि जो क्राइम की ग्रेविटी थी है उसके हिसाब से, नेचर ऑफ क्राइम के हिसाब से कि नेचर ऑफ क्राइम क्या है, एंड द मैनर इन विच द ऑफेंस इज कमिटेड, और उस मैनर के हिसाब से कि जो ऑफेंस जो है वो किया गया है। देखें ऑफेंस बहुत सारे होते हैं, आपने बहुत सारे देखेंगे। हत्या के मामले भी होते हैं। हत्या का मामला एक ये भी हो सकता है कि हत्या जो है सामने से कोई आया, आदमी ने गोली मार दी, मर गया, ये भी एक हत्या है। लेकिन इसके अलावा हत्या का ये भी मामला हो सकता है कि पहले किसी इंसान को मारा गया, हाथों से मारा गया, फिर डंडों से मारा गया, फिर उसके बाद में उसको गोली मार दी गई, फिर उसको जो है घसीटा गया। तो यहाँ पे जो ऑफेंस है वो जो पहले वाला ऑफेंस था वो भी मर्डर था, ये भी ऑफेंस मर्डर होगा, लेकिन दोनों की ग्रेविटी जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों के अंदर आ जाएगा। तो यही जो है ऑब्जेक्ट था कि टू इम्पोज एडिकेट जस्ट प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। ये तीन चीजें खास हैं, एडिकेट होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, तभी जाके जस्टिस मिलेगा। ये जो चीज, ये जो डेफिनेशन दी थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस सुरेंद्र सिंह का केस हुआ था 2015 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी जो है व्याख्या की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज क्राइम? क्राइम है क्या? ए क्राइम इज ए अनलॉफुल एक्ट पनिशेबल बाय द स्टेट और एनी लॉफुल अथॉरिटी। आप ये याद रखें, ये हमने पढ़ा था कि कमांड ऑफ द सॉवरन, लॉ कुछ भी नहीं है, इट इज कमांड ऑफ द सॉवरन विद द सैंक्शंस। यहां पे भी वही बात हो रही है, क्योंकि ये स्टेट का लॉ है। इस स्टेट के लॉ के अगेंस्ट अगर आप जाके कोई काम कर रहे हैं तो दैट एक्ट विल बी अनलॉफुल, एंड चूंकि वो अनलॉफुल है इट विल बी क्राइम एंड इट विल बी पनिशेबल। ये स्टेट के अथॉरिटी के अगेंस्ट होगा, और लॉफुल कोई भी और अदर अथॉरिटी है जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, स्टेट अथॉरिटी है, तो दैट विल बी क्राइम। यहां पे हमें फिर बिल्कुल क्लियरली इस चीज को समझना होगा। एनी अनलॉफुल और रॉन्ग एक्ट विच इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द लॉ or rule of the state or any lawful authority will be crime. A crime, an offense, is an act which is harmful not only to the person against whom it has been done, but to the community, society and state. This is the right theory of the crime. कि ये देखें, क्राइम जो है जिसके अगेंस्ट आपने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपने क्राइम किया है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्राइम नहीं है, ये आपने स्टेट के अगेंस्ट क्राइम किया है और आपने कम्युनिटी के अगेंस्ट क्राइम किया है। क्योंकि जब कोई क्राइम होता है तो उसका समाज के ऊपर बहुत असर पड़ता है, उसकी से दहशत पैदा होती है, उससे डर लोगों के अंदर पैदा होता है। तो वो उस डर को खत्म करने के लिए देयर हैज टू बी सम अथॉरिटी, कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसके अगेंस्ट उस क्राइम करने वाले को, उस ऑफेंस करने वाले को पकड़े और उसको सजा दे। सच एक्ट आर फॉर्मिडेबल एंड पनिशेबल बाय लॉ। ये इस तरह के कोई भी जघन्य अपराध जो है वो मना है, पाबंदी से है, उसके ऊपर पाबंदी है और पनिशेबल बाय लॉ है। दिस इज द थ्योरी ऑफ द क्राइम। एवरी क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। रिमेंबर, every crime is a violation of law, but every violation of law
डज नॉट कमिट ए क्राइम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी क्राइम इज ए वायलेशन ऑफ लॉ। जो भी क्राइम हो रहा है तो वहां पे वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है, लेकिन हर एक वायलेशन ऑफ लॉ जो है वो क्राइम नहीं है। रीजन फॉर क्राइम, क्या रीजंस भी बताए गए हैं। देखिए जो भी विद्वान हुए हैं वो बहुत मेहनत करते हैं अपने काम के पीछे। ऐसे ही नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया हो गया। देयर आर रीजंस व्हाई द क्राइम हैपेंस। ग्रीड, लालच, एंगर, गुस्सा, जेलसी, लोग जलने लगते हैं एक दूसरे को देख के, रिवेंज, बदले की भावना, और प्राइड, बाज दफा जो घमंड है इंसान के अंदर वो भी उसको जो है किसी अपराध को करने के लिए मजबूर कर देता है, और उस अपने घमंड में आगे इंसान जो है वो अपराध कर देता है। दीज आर 5 or 6 रीजन विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड फॉर द क्राइम। द एलिमेंट ऑफ क्राइम शुड बी लीगल इन नेचर, मस्ट बी इन लॉ। जो क्राइम कर रहा है वो लीगल होना चाहिए, उसके अगेंस्ट वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए कि दिस 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 इज द क्राइम। और इसके एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर दोज एलिमेंट्स? द नंबर 1 इज एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या है? ह्यूमन कंडक्ट। सेक्शन 11 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। कॉजुएशन, ह्यूमन कंडक्ट मस्ट कॉज हार्म। इसका मतलब है हार्म टू समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किसी समाज के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ। कंकरेंस, स्टेट ऑफ माइंड एंड ह्यूमन कंडक्ट। मेंसरिया, स्टेट ऑफ माइंड एंड गिल्ट एंड पनिशमेंट। ये 6 चीजें हैं। दीज आर द एलिमेंट ऑफ क्राइम। ये सारी चीजें पाई जानी चाहिए तो क्राइम होगा। अब लेट अस डिस्कस व्हाट इज एक्टरियस। ह्यूमन बीइंग, और ये सेक्शन 11 के अंदर है। ह्यूमन बीइंग मस्ट कमिट ए wrongful act to fulfill the first element of crime, that is mensria। किसी भी व्यक्ति द्वारा क्राइम करने के लिए एक रॉन्गफुल एक्ट जो है वो होना चाहिए। ये उसकी पहली जो है शर्त है। एनी नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, आर नॉट कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ पर्सन और ह्यूमन बीइंग। ये आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि कोई नॉन लिविंग थिंग जो है, कोई कहने लगे साहब दीवार है इसने क्राइम कर दिया, दरवाजा है इसने क्राइम कर दिया, या कोई जानवर है उसने क्राइम कर दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दौर में ये सब जो है किसी ऑफेंस करने के दायरे में नहीं आती हैं। अब ये क्यों कहा जा रहा है? मसलन दीवार के नीचे आदमी खड़ा हुआ, दीवार गिर गई, आदमी मर गया, तो क्या वो किसी अपराध के लिए जिम्मेदार होगी? नहीं होगी। ऐसे ही किसी जानवर ने आगे टक्कर मार दी, आदमी मर गया, तो क्या वो उस जानवर के ऊपर मुकदमा चलेगा? आज के दौर में ऐसा नहीं है। लेकिन इन द एंशियंट टाइम, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि अगर कुत्ते ने किसी के काट लिया, इन एंशियंट टाइम इट यूज्ड टू हैपन कि अगर किसी जानवर से कोई गलत काम हो गया है तो उसको सजा दी जाती थी। जानवरों को भी सजा दी जाती। मसलन मैंने अभी बात की कि कुत्ते ने किसी काट लिया तो उस कुत्ते को सजा दी गई, घोड़े ने किसी की लात मार दी तो उसको सजा दी जाने लगी। बट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन इंडियन पिनल कोड, इफ एनिमल कॉज एन इंजरी, इट्स मास्टर इज लायबल फॉर सच इंजरी। अगर किसी जानवर से कोई ऐसा काम हो गया है, पालतू जानवर की हम बात करें, जंगली की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं हुआ या उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं। सो इट इज वेल डिफाइंड दैट एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पिनल कोड, ओनली द ह्यूमन बीइंग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। नो एनिमल or anything will be held responsible for the criminal acts. And for the purpose of this section 11, we had discussed the human being means person. Here in section 11, persons, it includes
even the artificial person means it includes companies, it includes corporations, it includes legal personality. Well, when we are talking about person, it means legal personality. And as in the section 8, gender, where the man is written, it means woman also. It includes women also. And in the section 11, they had given it's a very broad range. It's not confined into human being. And I told you that all the legal entities are included in the human being because there is no specific definition for a person. Companies can be held responsible for any wrongdoing. Corporations can be held responsible for not doing a work which is basically its omission, which they had responsibility to do, like making roads or arranging water supply for the society, etc. These are the few examples I had given you. So the first element of crime is person, that is human being. The second, we talk about the next, we had just discussed actus reus. Now we are talking the next element of the crime is, that is mens rea. Mens rea means the guilty mind, the state of mind. Only the act doesn't make a person responsible for any crime. He won't be punished just for act, because if mens rea is not there, if guilty mind is not there, so it won't be held responsible for any crime. मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ये जर्नलाइज कर रहा हूं मैं ताकि इस टर्म को आप समझ सके, और ये आमतौर से हर जगह पर हर घर में देखने को मिल जाता है. देन व्हेन द वुमेन्स वर्क इन द किचन, और घर में कोई काम करती हैं, तो यू वुड हैव सीन समटाइम्स कि वो ऐसे करके चादर ओढ़ी. जब चादर ओढ़ी तो उनके पीछे कोई चीज रखी हुई थी, और वो चीज उस चादर में उलझी, गिरी और टूट गई. हियर यूल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंस रिया. उनका एक्ट जो था वो तो अपनी जगह पर था, बट देयर वॉज नो इंटेंशन ऑफ थ्रोइंग दैट पॉट डाउन, क्योंकि वहां पर उनको मालूम ही नहीं था, या दे वर अनकॉन्शियस ऑफ द थिंग दैट पीछे कोई चीज ऐसे रखी है. उस टाइम एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो जहन में वो चीज नहीं थी कि पीछे एक पॉट रखा हुआ है, हम चादर ऐसे उड़ेंगे, उसके अंदर उलझेगी और वो गिर जाएगी और टूट जाएगी. It means mens rea was not there. Intention was not there to break that pot. Intention was चादर ओढ़नी है. One example. दूसरा example, किचन में अक्सर होता है कि कोई चीज उठाने के लिए आगे झुकी और पीछे से कोई चीज गिर के टूटी. This is the same one. So here the intention is main. Mens rea is the second term in delivering of the crime. The second term is derived from the famous maxim. It has been derived from a famous maxim: actus non facit reum nis mens sit rea. This maxim is divided into two parts: mens rea and the actus reus. Mens rea means guilty mind, and actus reus means guilty act. It means the guilty intention and the guilty act together commit a crime. एक crime को complete करने के लिए there has to be a guilty intention and guilty act. Both together simultaneously, then only the crime will happen. इसका नियम क्या, सिद्धांत क्या? It comes from a maxim that no person can be punished in a proceeding of criminal nature unless it can be shown he has a guilty mind. I'm repeating it. No person can be punished in a proceeding of criminal nature unless it can be shown he has a guilty mind. Means mens rea is the must
condition for the punishment of a crime. Motive and intention are both aspects in the field of law and justice. Both are very important. They are very important. Guilty mind, guilt, wrongful purpose, a criminal intent, guilty knowledge, and to constitute the same thing that means mens rea. ये 4-5 चीजें हैं जो इसके साइनोनियम्स हैं. ये सब इसके लिए यूज किए जा सकते हैं. गिल्टी माइंड, गिल्टी, wrongful purpose, criminal intent, guilty knowledge, and that's it. ये सारी चीजें जो हैं इसको कह सकते हैं कि उसका मेंस रिया के लिए ये शब्द यूज किए जा सकते हैं. द थर्ड थिंग इज ओमिशन. ओमिशन और इलीगल एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, एक्टस रियस. एक तो एक्ट था कि जहां पर कोई कार्रवाई की गई तो वो क्राइम बना विद गिल्टी माइंड, और एक एक्ट ऐसा है कि कुछ करना चाहिए था लेकिन गिल्टी माइंड से वो काम नहीं किया गया जिसकी वजह से अपराध जो है वो घटित हुआ है. वो है ओमिशन. ओमिशन का मतलब यह है कि कोई ऐसा लॉफुल वर्क या कोई ऐसी लॉफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वाज a person was bound to do that and he has not done that, and because of the not doing that act somebody got harmed or something got displaced और किसी चीज को कोई नुकसान पहुंच गया. that is omission. Criminal activity that was the result of violating bodily movement. Voluntarily, this is voluntarily बॉडी मूवमेंट, यानी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो दूसरे व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाए. कैसे? ड्यू टू रॉन्गफुल इंटेंशन और गिल्टी माइंड, सम ओवर एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट टेक प्लेस. जो मैंने अभी आपको बताया था कि वहां पर आपको मसलन एक आदमी को रखा गया कि भाई आपको एक बच्चा है उसकी टेक केयर करनी है, उसको टाइम से दूध पिलाना है, उसको ऐसी जगह लिटाना वो गिर ना जाए, और उस आदमी ने, ओमिशन बता रहा हूं मैं आपको, उस आदमी ने उसको टाइम पे दूध नहीं पिलाया. बच्चा ऐसी जगह पर लेटा हुआ था जहां से बच्चे ने हाथ पैर अपने चलाए और वो स्लिप होके कहीं ऊंचाई से फर्श पे या जमीन पे गिर गया, जिसकी वजह से वो उसकी डेथ हो जाती है. नाउ दिस एक्ट ऑफ नॉट फीडिंग द मिल्क एज वेल एज नॉट टेकिंग द केयर ऑफ द चाइल्ड, कि वो कहां पे लेटा है, वो वहां से गिर गया, दिस इज ओमिशन. ये एक ऐसा एक्ट है जो ओमिशन है जिसकी वजह से क्राइम घटित हो रहा है. दूसरा, फॉर एग्जांपल रेलवे के अंदर आपने देखा होगा पटरियां होती है, पटरी के अंदर फिशर प्लेट होती है, और उस फिशर प्लेट को मेंटेन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए देयर आर रिस्पॉन्सिबल पीपल जो उसको टाइम बाय टाइम, वीकली या एवरी सेकेंड डे या मंथली, जो भी उनका शेड्यूल होता है उसके हिसाब से उसको चेक करते हैं आके कि कहीं उसके अंदर नट बोल्ट ढीले तो नहीं है, कहीं वेल्डिंग ब्रेक तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट. वो जो बंदा है जिसको फिशर प्लेट चेक करनी है, वो टाइमली ही इज नॉट चेकिंग द फिशर प्लेट, एंड रिजल्टेंट वो उसके नट ढीले हो गए, ट्रेन पास्ड फ्रॉम दोज लाइन्स, रेल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट omission, accident happens, train derailed, people hurt. Here, not maintaining feature plate as per the rules of law, that particular person is responsible for that crime. He has done the omission. Type of actus reus, commission and omission, as I told you, कुछ काम करना, करके उसको जो है अपराध को करना, और कुछ ना करके अपराध को करना. मीन्स ए फिजिकल एक्टिविटी दैट हार्म्स ए पर्सन और प्रॉपर्टी. इट इज अगेन ह्यूमन बॉडी इंक्लूड्स, हमने जो बात की थी, assault, murder, hurt, property, also included, theft, dacoit, or extortion. Omission is another form of actus reus as act of criminal negligence. जो हम अभी बात की थी, that is negligence, उस काम को ना करने की. किसी
मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं. फोर्थ इज इंजरी, एंड दैट विल गो टू सेक्शन 44, वहां पे हम पढ़ेंगे. द फोर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ क्राइम इज इंजरी. इंजरी शुड बी कॉज टू सम अदर पर्सन और सम अदर थिंग और सोसाइटी एट लार्ज. हमने भी बात की थी पीछे कि दिस क्राइम इज just not against a person, it is against the humanity, it is against the society. यहां पे भी वही बात हो रही है कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट एट लार्ज है. इंजरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 44, वो सेक्शन 44 क्या डिफाइन कर रहा है? दैट इज एन इंजरी टू ए पर्सन, नंबर 1 पर्सन, और प्रॉपर्टी मीन्स एनी हार्म इलीगल कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी बाय अनदर पर्सन. ये सिर्फ ये नहीं है कि उसको बॉडीली इंजरी हुई है तो ही आप जो है यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्राइम. नो, इट कुड बी इंजरी इन माइंड. इंजरी इन माइंड मीन्स जो हम कहते हैं कि उसको प्रताड़ना दी गई, दिमागी तौर से परेशान किया गया, धमकियां दी गई, उसको कहा हम तुझे मार देंगे. दिस इज ऑल्सो दिमागी तौर से जो टॉर्चर किया जा रहा है, ये भी इंजरी है. उसकी रेपुटेशन को इंजरी, किसी आदमी को कह दिया इस आदमी ने इतना पैसा किसी का लेके खा लिया, ये आदमी चोर है, ये आदमी गलत आदमी है, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है. दिस इज द इंजरी टू द रेपुटेशन. एंड प्रॉपर्टी, किसी के घर में जाना, उसके तोड़ फोड़ करना, उसकी कार को नुकसान पहुंचाना, दिस इज इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन बाय सम अदर पर्सन. अब ये एक्टेस्ट्रियस जो है ये है क्या? बेसिकली इट इज अ लैटिन वर्ड, ज्यादातर लैटिन वर्ड ही हैं जहां से हम ले रहे हैं, और इसका मतलब होता है गिल्टी माइंड. आप ये याद रखें, मेंस्ट्रिया का मतलब होता है, सॉरी आई रिपीट, एक्टेस्ट्रियस मीन्स गिल्टी एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट. एंड मेंस्ट्रिया इसका दूसरा पार्ट जो है मीन्स गिल्टी माइंड, इंटेंशन, नॉलेज ऑफ समथिंग डूइंग रॉन्ग. ये सब मेंस्ट्रिया की बातें होती हैं. एक खास बात ये है कि ये एक्ट जो है ये वॉलेंटरीली होना चाहिए. इनवॉलेंटरी एक्ट जो है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं. अब ये कैसे समझेंगे? इनवॉलेंटरी एक्ट क्या है? देखें क्या हुआ, एक केस हुआ था हिल्स वर्सेस बैक्स्टर का. इसमें क्या हुआ कि सम ड्राइवर वाज ड्राइविंग द कार एंड सडनली ए स्वान ऑफ बीज, मधुमक्खी का छत्ता था या उसका झुंड था, ही अटैक द ड्राइवर. उसने एकदम ट्रैवल करते हुए दरवाजे, उसकी खिड़कियां खुली हुई थी और उससे अटैक किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही लूजेस द कंट्रोल ऑफ द कार एंड द एक्सीडेंट हैपन्स. मे बी उसमें कुछ लोग मर गए हो, जो भी आई हैव नॉट गॉन थ्रू द डिटेल. तो यहां पर जो एक्ट हुआ है इट वॉज इनवॉल्यूंटरी एक्ट. उसने ये जानबूझ के नहीं किया है. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द अटैक बाई स्वान ऑफ द बीज. तो ये जो है इनवॉल्यूंटरी एक्ट है. एक्टेस्ट्रियस इज सच ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज लॉ सीक्स टू प्रिवेंट. ये जो गिल्टी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा एक्ट है किसी व्यक्ति का जिसको लॉ रोकना चाहता है, कानून ये चाहता है, स्टेट ये चाहता है कि ये एक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द सोसाइटी, नॉट जस्ट द इंडिविजुअल. इट शुड बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड इट्स इज फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम. देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम, एक्टेस्ट्रियस एंड मेंस्ट्रिया. ये हमने बता दिया था आपको. दोस्तों मैं समझता हूं कि फॉर दिस विल स्टॉप हियर एंड फर्दर विल डिस्कस द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द क्राइम. I repeat, you are all are requested to subscribe this channel, like this channel, share this channel. If you have any queries regarding any question or any lecture, you can call me back or you can send your questions on WhatsApp. I definitely will
answer your questions. I hope that all this activity, what I'm doing for general good, is we helpful to all the students and for those who want to learn law, who want to understand the law. Thank you.